नमस्कार, हमारे खास शो नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे, वो खबरें जिन्होंने पूरे हफ्ते दुनिया भर में बटोरी है सुर्खियां। खबर का हर पहलू, हर विश्लेषण हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए नजर डालते हैं उन बड़ी खबरों पर जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रंप का पीस प्लान आखिर क्यों विवादों में है। अमेरिकी राष्ट्रपति दावोस में बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान कर देते हैं, तो ये आपको बताएंगे कि महाडील पर कौन सी मोहर लगी है। ये सबसे महत्वपूर्ण खबर आज जिसकी हम सबसे पहले बात करेंगे, साथ ही नेशन टू नेशन में। इसके अलावा हम आज बात करेंगे कि ट्रंप का पीस प्लान आखिर क्या है। आखिर किस तरीके से जो ट्रंप ने दावोस में पीस प्लान का ऐलान कर दिया है उसका मतलब क्या है, और दुनिया के किन किन देशों का ट्रंप का साथ मिला है, ये जानेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की जो बोर्ड ऑफ पीस के ऐलान के समय शहबाज शरीफ ठीक ट्रंप के पीछे खड़े थे, लेकिन अब इसी फैसले पर अपने ही देश में वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका का समर्थन करना क्या शहबाज को भारी पड़ेगा। इसके अलावा भी इस हफ्ते की दुनिया भर की हर बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की, और सबसे पहले बात देश के गणतंत्र के जश्न की तैयारियों की। आपको बता दें कि हमारा देश गणतंत्र दिवस के जश्न की तैयारियों में जुटा है। इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास होने वाला है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन इस बार मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद भारत और ईयू ऐतिहासिक एफटीए पर दस्तखत कर सकते हैं। इस डील के बाद उम्मीद है कि भारत में लाखों नौकरियां पैदा होंगी और 200 अरब डॉलर तक कारोबार बढ़ सकता है। तो इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि इस ओर से एक बड़ा बढ़ता हुआ कदम माना जा रहा है भारत का। आपको बता दें कि एफटीए डील के तहत दोनों देश अपने मार्केट में पहुंच आसान बनाएंगे। यूरोपीय संघ की वस्तुओं की भारत में कम टैरिफ या बिना टैरिफ एंट्री मिल सकेगी, तो वही भारत भी यूरोपीय संघ के देशों में अपनी वस्तुओं को कम टैरिफ या बिना टैरिफ के बेच सकेगा। यानी इस डील से फायदा हर किसी का होने वाला है। तो भारत ईयू के संबंधों को एक नया आयाम हम इसके जरिए देख सकते हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के सफर को हाल के दिनों में हुए मुक्त व्यापार समझौतों ने और रफ्तार दी है। भारत और ईयू जल्द ही मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने बुधवार को यूरोपीय संसद में इसकी जानकारी दी। तो आपको बता दें कि काजा कलास ने कहा है कि यूरोप भारत के साथ एक सशक्त नए एजेंडे को साकार करने के लिए तैयार है। आज यूरोपीय संघ ने एक नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। यह समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और साइबर रक्षा जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग का विस्तार करेगी। मैं अगले सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्सुक हूं, यह कहना है ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास का। और आपको बता दें कि भारत और यूरोपीय संघ में लगभग 13 लाख करोड़ का कारोबार होता है। भारत और ईयू के बीच साल 2024-2025 में करीब 11.8 लाख करोड़ का व्यापार हुआ था, जिसमें एक्सपोर्ट $75.8 था और इंपोर्ट $60.7 रहा। लेकिन अब एफटीए डील के बाद भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ जाएगा। सर्विस सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत की वस्तुओं की संख्या यूरोप में बढ़ेगी। तो महाडील पर यह मोहर लगेगी और यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि इस डील को अब तक हुए सभी मुक्त व्यापार समझौतों में सबसे बड़ा माना जा रहा है। 200 अरब डॉलर का मार्केट लाखों नौकरियां पैदा करेगा, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि मुक्त व्यापार समझौते के बाद इसे और रफ्तार मिलने की उम्मीद है। भारत से ईयू को 6.95 लाख करोड़ का निर्यात होता है। इसमें मिनरल्स, तेल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और कीमती पत्थर शामिल हैं, जबकि ईयू से 5.56 लाख करोड़ का निर्यात होता है। इसमें एयरक्राफ्ट और उसके पार्ट्स, ऑप्टिकल्स, मेडिकल का सामान, केमिकल और कीमती धातु शामिल हैं। तो भारत ईयू के संबंधों को नया आयाम देते हुए यह डील अपने आप में महत्वपूर्ण है। और
जानकारों के अनुसार अगर यह समझौता हो जाता है तो भारत और ईयू के बीच कारोबार में तेजी आएगी और यही कारण है कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। तो ये जो बयान है उर्सुला वॉन डेर लेयन का अपने आप में महत्वपूर्ण है और इस महाडील पर जो मुहर लगेगी वो भी कई मायनों में बहुत खास है। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, India. There's still. I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. तो यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत आ रहे हैं। वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारत ईयू शिखर सम्मेलन अगले दिन 27 जनवरी को होगा, जिसमें भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। भारत और ईयू के बीच 27 जनवरी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसके लिए दोनों देश कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे। पहले यूरोपीय संसद को हां करनी होगी। यूरोपीय काउंसिल की मंजूरी के बाद ट्रेड कमिश्नर सेवकोविक इसे भारत के सामने हस्ताक्षर के लिए पेश करेंगे। समिट के दौरान भारत और ईयू 2030 तक के लिए एक राजनीतिक एजेंडे भी पेश करेंगे। आइए बात करते हैं कि किन सेक्टर्स पर नजर रहेगी। तो ये जो महाडील है, इस महाडील में अलग अलग सेक्टर्स पर समझौते होंगे और आपको बता दें कि भारत ईयू एफटीए में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, डिफेंस और सिक्योरिटी जो है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, इस पर भी नजर होगी। साइबर सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा, इस पर भी समझौता हो सकता है। और काउंटर टेररिज्म, निवेश और प्रवासन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं जिन पर समझौते होने की उम्मीद है। साथ ही जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा पर भी कई समझौते हो सकते हैं। भारत और ईयू के बीच सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। इससे समुद्री सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में भी सहयोग बढ़ेगा। तो भारत ईयू शिखर सम्मेलन की ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर सबकी नजर रहेगी। और आपको बता दें कि भारत और ईयू में कार्बन उत्सर्जन जैसे मुद्दों पर अभी भी चर्चा जारी है। CBAM यानी कि CBAM के तहत अगर कोई देश प्रदूषण करके सामान बनाता है या फिर उसे यूरोप में लाया जाता है तो यूरोप उस पर अतिरिक्त टैक्स लगाता है। दोनों देश इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ये भी बहुत खास है। साथ ही आपको बता दें कि ईयू के साथ होने वाला FTA कोई पहला समझौता नहीं है। एक तो CBAM के ऊपर कोई सलूशन जरूरी है, क्योंकि ईयू जो है उसके पास ये CBAM की रेगुलेशन जो है वो जारी है अब, और 1 साल उसका बीत चुका है। तो उसको किस तरह से मिटिगेट किया जाए ताकि इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर इसका इफेक्ट कम हो। तो आपको बता दें कि ईयू के साथ होने वाला FTA कोई पहला समझौता नहीं है। इससे पहले भी भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। आपको बता दें कि भारत और ओमान व्यापक साझेदारी, आर्थिक साझेदारी समझौता जो है वो इस पर करते हैं। साथ ही भारत और ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता दिसंबर 2025 में हुआ था। यह खाड़ी क्षेत्र में भारत की पहुंच को और मजबूत करेगा, खासकर ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में। भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता भी महत्वपूर्ण है। यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी समझौतों में से एक है जिस पर जुलाई 2025 में दस्तखत हुए और 2026 की पहली छमाही तक इसके लागू होने की उम्मीद है। इससे भारत का कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण जैसे उत्पाद यूके के बाजार में जो है वो पहुंचेंगे और इससे अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत ज्यादा फायदा सीधे तौर पर भारत को होगा। और आपको बता दें कि भारत में इटली के राजदूत एंटोनियो बाचोली ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता सभी समझौतों की जननी है, न कि लेन देन वाली। I think the advantage of Europe is of being
a reliable partner, consistently working with India on key tracks. Europe's approach is also peer-to-peer, is a win-win rather than zero-sum game. और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के शांति के लिए दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। दावोस में जंग सुलझाने के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया गया। इस बोर्ड का मकसद गाजा में हुए युद्ध विराम को मजबूत करना है। व्हाइट हाउस ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए 60 देशों को न्योता भेजा था, लेकिन सिर्फ 20 देश ही हस्ताक्षर समारोह में मौजूद रहे। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अलावा सऊदी अरब, कतर, यूएई, अर्जेंटीना और पराग्वे के नेता मौजूद थे। सबसे खास बात यह है कि इजराइल ने इस बोर्ड ऑफ पीस पर नाराजगी जाहिर की है, जबकि फिलिस्तीन को इसमें न्योता ही नहीं दिया गया। तो बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान, फिर भी सवाल सारे कई हैं और आपको बता दें कि इस मुद्दे पर फिलिस्तीन के राजदूत ने क्या कहा है, सुनवाते हैं। Israel invited and accepted. The Palestinians did not be invited to the board of peace. Israel invited, headed by the fugitive from justice, the one who killed, the one who responsible for the killing of the Palestinian people, became a member of this, the one who's a victim of the Israeli occupation, and the Israeli current fugitive from justice, Israeli Prime Minister, had not been invited. So could you imagine, because peace two-party, mean two-party, me and you, if there is God forbid, a conflict between both of us, so that peace between the Palestinian and the Israeli. तो भारत में फिलिस्तीनी राजदूत कह रहे हैं कि हमें बुलाया जाना चाहिए। और आपको बता दें कि बोर्ड की पहली बड़ी परीक्षा गाजा के व्यापक पुनर्विकास को करना है, ये उन्हें तय करना होगा। ये ट्रंप की प्राथमिकता भी है, जिस पर ट्रंप के दामाद जरेड कुशनर ने दावोस में बोर्ड के ऐलान के दौरान जानकारी दी। इस योजना में गाजा के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और इसे एक आर्थिक केंद्र में बदलने के लिए अरबों डॉलर के निवेश की परिकल्पना की गई है। इसमें ऊंची इमारतें, औद्योगिक क्षेत्र और रसद गलियारे भी शामिल हैं। तो आपको बता दें कि इस बोर्ड के अध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति खुद हैं। बोर्ड में मार्को रूबियो, अमेरिकी विदेश मंत्री स्टीव विटकॉफ, अमेरिका के विशेष दूत जरेड कुशनर, ट्रंप के दामाद टोनी ब्लेयर, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्क रोवन, सीईओ अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट गैब्रियल और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी शामिल हैं। तो ये बोर्ड ऑफ पीस है। और आपको बता दें कि वैसे तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसमें 8 मुस्लिम देश शामिल हैं, लेकिन सबकी नजरें 8 मुस्लिम देशों पर टिकी हैं। और ट्रंप के बनाए गाजा बोर्ड ऑफ पीस में 8 इस्लामिक देशों ने शामिल होने पर सहमति जताई है। और इन देशों में कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई शामिल है। माना जा रहा है कि इन देशों के सैनिक भी गाजा में तैनात हो सकते हैं। तो गाजा में खत्म कब होगी आखिर खूनी जंग, और इसको लेकर के ये जो पीस प्लान तैयार किया गया है, ये अपने आप में खास तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बोर्ड ऑफ पीस गाजा में क्या करेगा, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ट्रंप का ये जो पीस प्लान है, इस पर किस तरीके का घमासान होने की संभावना है, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये बोर्ड गाजा के नागरिक प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेगा। साथ ही आपको बता दें कि दैनिक जीवन जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और नागर पालिका सेवाएं फिर से शुरू हो सके, ऐसी कोशिश इस बोर्ड की रहेगी और हमास के साथ विसैन्यकरण पर यह काम करेगा। एक बफर और मॉनिटर की भूमिका निभाएगा ये बोर्ड। और साथ ही ये बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल, जिसमें संभवतः अरब देशों के सैनिक शामिल होंगे, ये साथ मिलकर काम करेगा। विदेशी सहायता से पुनर्निर्माण करना, गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अरब देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दिए जाने वाले अरबों डॉलर के फंड का प्रबंधन करना, ये तमाम सारे इस बोर्ड के काम होंगे। आवासीय और तटीय पर्यटन का क्षेत्रीय विकास करना भी इस बोर्ड के कार्य योजना में शामिल है। नए गाजा यानी कि 1 लाख आवास का निर्माण करना इस बोर्ड का काम है। लेकिन इन सब के बीच में जानकारों का मानना है कि बोर्ड को अपना ध्यान पुनर्निर्माण पर लगाना चाहिए और कूटनीतिक कामों में फंसना सही नहीं होगा। The Board of Peace will work less about peace at the moment as such. The right now need in Gaza is to provide food, shelter, medicines, and
basic human living conditions, because the life in Gaza has been completely exposed, and I think Board of Peace has to do much of a humanitarian work and less of a diplomatic work right now. तो ये पीस प्लान कितना कारगर साबित होगा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नेशन टू नेशन और आइए बात जरा पाकिस्तान की कर लेते हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने ही घर में घिर गए हैं। दावोस में गाजा पीस बोर्ड के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर क्या किया, पाकिस्तान में बवाल मच गया है। पाकिस्तान में विपक्ष ने इस फैसले का विरोध किया और सड़कों पर उतर आए हैं वो। और आपको बता दें कि सरकार पर अमेरिका के आगे घुटने टेक देने का आरोप लगाया गया है। पाकिस्तान में जानकारों का मानना है कि अमेरिका UN जैसा एक संगठन बना रहा है जो अमीरों के क्लब जैसा है। इस तरह के संगठन वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरा है। दरअसल पाकिस्तान किसी भी हाल में ट्रंप की गुड बुक्स में रहना चाहता है, जिसके लिए शहबाज ट्रंप को खुश करने के लिए उनकी हर नीतियों का पालन कर रहे हैं। न सिर्फ पालन कर रहे हैं बल्कि जब ट्रंप इस पीस प्लान का ऐलान करते हैं तो वो ट्रंप के पीछे खड़े होकर के तालियां बजाते हुए भी नजर आते हैं। अब आपको बताते हैं कि शहबाज के फैसले पर पाकिस्तान के अंदर कैसे विरोध हो रहा है। गाजा पर घर में घिरे जो शहबाज है, उनकी जो मुसीबत बड़ी है उसका कारण है कि ट्रंप की खुशामद करने में शहबाज जुटे हुए थे। पाकिस्तान US को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए ट्रंप की हाँ में हाँ मिला रहे थे। पाकिस्तान के हर बड़े फैसले के पीछे मुनीर बोर्ड का सदस्य बनने के लिए $1 अरब का योगदान करते हैं। यानी कि मुनीर जो एक सीधे तौर पर पाकिस्तान जो है अमेरिका की शरण में लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पाकिस्तान में भुखमरी जो है उसकी जो स्थिति है, ऐसे में आप कैसे इस पर सहमति जता सकते हैं? इतने पैसे कहां से देंगे? मतलब बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए अमेरिका ने ये जिसका जो ऐलान किया है, तो इसके पैसे पाकिस्तान कहां से लाएगा? शहबाज के फैसले पर इमरान की पार्टी ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि आप इतने जो भारी कर्ज में पहले से ही डूबे हुए हैं, ऐसे में आप कैसे इसका सदस्य बन सकते हैं? सरकार ने लोकतंत्र की अवहेलना की है, ये PTI का कहना है। फिलिस्तीन के दुश्मन देश बोर्ड का हिस्सा है, यह भी बड़ा आरोप लगाया है, जिस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने ही घर में जो है बुराइयों का सामना करना पड़ रहा है। बोर्ड फिलिस्तीनियों से उनका अधिकार छीन रहा है, ये बड़े आरोप लगाए गए हैं। तो इन सब के बीच में शहबाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ना तय है। और आपको बता दें कि ट्रंप ने 22 जनवरी को दावोस में बोर्ड ऑफ पीस को लॉन्च किया। गाजा बोर्ड ऑफ पीस में 8 इस्लामिक देशों ने शामिल होने पर सहमति जताई है। इन देशों में कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE शामिल है। भारत इस बोर्ड में शामिल नहीं हुआ और वहीं अमेरिका के सहयोगी ज्यादातर यूरोपीय देशों ने भी इस बोर्ड से दूरी बना ली है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शहबाज का यह फैसला उनके ही गली की फांस बनेगा?
ये बड़ा सवाल है। तो गाजा पीस बोर्ड पर शाहबाज जो है वो अपने घर में ही घिर चुके हैं। और आइए आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच कल पहले राउंड की त्रिपक्षीय बातचीत हुई। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के रुस्तम उमरोव, रूसी एडमिरल इगोर कोस्टिकोव, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हुए। दूसरे दौर की बैठक आज है। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद तीनों देश पहली ज्वाइंट बैठक कर रहे हैं। तो सुरक्षा गारंटी और कब्जे के इलाकों पर छोड़ने की चर्चा इसमें हो सकती है। तो यूक्रेन पर एक राउंड टेबल है कि कैसे यूक्रेन का ये जो रूस यूक्रेन का जो युद्ध है इसे शांत किया जाए। अब आपको बताते हैं कि पहले दौर की बैठक में क्या क्या हुआ और जंग पर अबू धाबी में महामंथन किस तरीके से इस बैठक में विचार विमर्श हुआ उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग पर त्रिपक्षीय बैठक हुई और युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यह त्रिपक्षीय बैठक हुई। इस लिहाज से इस बैठक को और ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में रूस, यूक्रेन और अमेरिका शामिल हुआ। रूस के कब्जे वाले इलाकों को छोड़ने पर इसमें चर्चा की गई, कोशिश की गई कि मध्यस्थता बने और दोनों देशों के बीच जो अशांति है वो शांत हो सके। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर भी चर्चा हुई। पहली बैठक में समझौते के संकेत हालांकि नहीं मिले हैं, लेकिन ये जो त्रिपक्षीय बैठक हुई है इसमें अब कोशिश ऐसी है कि ये जो पिछले लंबे समय से ये जो अशांति बनी हुई है रूस और यूक्रेन के बीच में, इसे कम से कम खत्म किया जा सके। साथ ही आपको बता दें कि अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय वार्ता शुरू हुई। इस बीच रूस ने साफ कर दिया है कि वो युद्ध खत्म करने के लिए पूर्वी डोनबास क्षेत्र से यूक्रेनी सेना की वापसी की अपनी मांग से पीछे नहीं हटेगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगभग 4 साल पहले शुरू हुआ था, यानी कि बीते 4 वर्षों से यह युद्ध लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से समर्थित शांति योजना पर रूस और यूक्रेन के बीच पहली आमने सामने की बातचीत है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि यह चर्चा 2 दिनों तक चलेगी और इसका उद्देश्य संवाद को बढ़ावा देना और संकट का राजनीतिक समाधान खोजना है। अबू धाबी में होने वाली यूक्रेन, रूस और अमेरिका की त्रिपक्षीय बैठक बहुत खास है क्योंकि अब तक की ज्यादातर बातचीत अलग अलग होती थी। ये युद्ध खत्म करने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम भी माना जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और आने वाले समय में किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। तो यूक्रेन कि ये जो जंग है अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर जो राउंड टेबल हुई है उसके क्या मायने हैं वो आपको बता दें। आपको बता दें कि यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा है। ये बड़े जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं जो कि इस बैठक में जिन पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही रूस की मांग है कि यूक्रेन वर्तमान कब्जे को मान्यता दे। अभी जो वर्तमान का कब्जा है रूस का, यूक्रेन उसको मान्यता दे दे। नाटो में शामिल होने की मांग को छोड़ना होगा यूक्रेन को, ये भी रूस ने मांग की है इस त्रिपक्षीय बैठक में। इसके अलावा शांति समझौते के बाद यूक्रेन में कोई नाटो सैनिक रहे हैं वो ये भी महत्वपूर्ण है। मतलब शांति समझौते के बाद यूक्रेन में कोई नाटो सैनिक ना रहे, नाटो से बाहर निकलने की बात भी कही है। और अमेरिका से सुरक्षा गारंटी चाहता है यूक्रेन। सीधे तौर पर अमेरिका ने भी जब उसने की सुनी सारी तो अब वो कह रहा है कि अमेरिका सुरक्षा की गारंटी दे। ज़ेलेंस्की की मांग है कि यूक्रेन की बहाली में यूएस मदद करे। मतलब अब तक युद्ध में जितना नुकसान एक तरीके से यूक्रेन का हुआ है उसके पुनर्निर्माण में अमेरिका उसको मदद करे। युद्ध विराम, सैनिकों की वापसी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा इस त्रिपक्षीय बैठक में हुई है, राउंड टेबल मीटिंग में हुई है। तो ये कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हुई है इस बैठक में। इन सब के बीच में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर कैसे इसका समाधान संभव होगा। हालांकि अभी पूरी तरीके से आपसी सहमति के पूरे संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि यह सकारात्मक कदम इसे हम मान सकते हैं। संवाद को बढ़ाने पर इसमें जोर दिया जाएगा और यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण तो है ही और सभी चाहते हैं कि इसका समाधान शांति से और बातचीत के जरिए निकल सके। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पहले दिन की बातचीत के बाद एक बयान जारी करके कहा है कि इसके बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम देखेंगे कि कल बातचीत कैसे आगे बढ़ती है और इसके क्या परिणाम निकलते हैं।
Сьогодні багато завдань, в тому числі у нашої дипломатичної команди. Майже щогодини доповідають мені українські представники. Вони зараз знаходяться в Еміратах. Там сьогодні українська, американська та російська делегації. Була вже розмова важлива, бо давно не було таких тристоронніх форматів зустрічі. Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії. Головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж почала. Українські позиції чіткі. Рамки для діалогу є. तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस त्रिपक्षीय बैठक को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले अब तक त्रिपक्षीय बैठक नहीं हुई। अब उम्मीद है कि इसका कोई सकारात्मक समाधान निकले। इससे पहले दावोस में राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई। ये बैठक बंद कमरे में हुई और लगभग 1 घंटे तक चली। बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि पुतिन के लिए मेरा संदेश साफ है, स्पष्ट है कि यूक्रेन जंग खत्म होनी चाहिए। ट्रंप ने कहा जेलेंस्की के साथ उनकी बातचीत अच्छी रही। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई। मीटिंग से एक दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि युद्ध खत्म करने का समझौता अब काफी नजदीक है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच में अब देखना यह है कि आखिर क्या त्रिपक्षीय बैठक वो रास्ता होगी जिसके जरिए पिछले लंबे समय से चला आ रहा रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान निकल सकेगा। इसी के साथ नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।